गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे और 5 में मैंने आपको कल तक के लेक्चर में प्रतिक्षिप्त वेग तक बता दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है घर्षण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। घर्षण, इसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं। घर्षण या फ्रिक्शन। घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो गति के विपरीत दिशा में कारक बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। ये गति का विरोध करता है। ये गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है ना? तो ये है घर्षण। वैसे दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य घर्षण और एक होता है बाह्य घर्षण और एक होता है आपका आंतरिक घर्षण। बाह्य घर्षण ठोस वस्तुओं के मध्य लगता है। देखिए, आप जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वस्तुओं के मध्य जो घर्षण बल लगता है उसको हम बाह्य घर्षण कहते हैं, और जबकि जो तरल पदार्थ के बीच में यानी गैस और द्रव, इनके बीच में जो घर्षण लगता है उसको हम आंतरिक घर्षण कहते हैं। इस आंतरिक घर्षण का एक नाम और है बच्चों, और वो है श्यानता। ये आप लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, इसे आप लोग फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं, श्यानता वाला टॉपिक है, ये सब वही है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जैसे अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, अगर हम किसी वस्तु पर क्या करें? बल लगाएं। यदि हम किसी वस्तु पर बल F लगाएं तो गति के विपरीत दिशा में कारक बल को ही, अगर हम किसी वस्तु पर बल F लगाएं तो इस कंडीशन में गति के विपरीत दिशा में कारक बल को ही हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। लेकिन स्थैतिक घर्षण की खास बात यह है कि गति नहीं होनी चाहिए। यानी किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और बल लगाकर वो अगर गति नहीं कर रहा है, अगर हमने जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने ट्रक को धक्का दिया, तो हमारे धक्का देने से ट्रक की गति में कोई परिवर्तन ना हो, हिले ही नहीं, गति ना करे, तो अब उसकी बल लगाया आपने, तो आपके द्वारा लगाया गया बल क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। तो इस कंडीशन में जो घर्षण बल काम करेगा उसका नाम है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, और थोड़ा सा समझा दूं स्थैतिक घर्षण को। अब यदि कोई वस्तु रखी हुई है किसी पृष्ठ पर, इसका भार mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ। प्रतिक्रिया बल r कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। आपने इसको बल F एक डायरेक्शन में लगाया तो विपरीत दिशा में स्थैतिक घर्षण बल Fs कहां लगेगा? विपरीत दिशा में। तो क्लियर है, r बराबर क्या होगा? mg। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्मॉल f का मान, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r के समानुपाती होता है। Fs प्रोपोर्शनल टू r, और Fs बराबर हो जाएगा μs r। स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल r के समानुपाती होता है। Fs बराबर, Fs प्रोपोर्शनल टू r और Fs बराबर μs r। यहां μs समानुपाती स्थिरांक है और इसको हम कहते हैं घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक μs। इसको हम Fs mg, μs mg भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया है ऊपर r बराबर, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, r बराबर mg। तो μs बराबर Fs अपॉन r, Fs बराबर μs r है और नीचे भी r है और r से r कैंसिल, मतलब ये है। इसको हम स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये है सर।
स्थैतिक घर्षण का मतलब यही होता है कि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने पर वस्तु में गति हुई नहीं। अगर गति हो जाती तो वो स्थैतिक घर्षण नहीं होता, वो गतिमान घर्षण होता। ठीक है ना। इसके बाद अगला है आपका गतिज घर्षण। ये तो स्थैतिक था ही। अगला आपका है अगला आपका है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाए और बल लगाने पर वो उसमें गति हो रही है। आपने जब किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने पर वस्तु गतिमान हो रही है, F लगाया और वस्तु गति कर रही है, तो इस कंडीशन में जो घर्षण बल काम करेगा उसका नाम है गतिज घर्षण, या उसको हम गतिज घर्षण भी कह देते हैं। वो पहले की तरह है, भार mg कहां होगा? नीचे की तरफ। अभिलंब प्रतिक्रिया बल r कहां होगा? ऊपर की तरफ। और गति के विपरीत दिशा में कार्यरत घर्षण बल को अपन गतिज घर्षण कहेंगे। स्थैतिक घर्षण को तो आपने S से दिखा दिया था। S इसलिए क्योंकि स्थैतिक अवस्था को स्टैटिक बोलते हैं इंग्लिश में, और गतिज को काइनेटिक बोलते हैं, K बोलते हैं। ये है इसका सिस्टम। ठीक है। तो और वही पहले की तरह है कि गतिज घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती होता है, और F के बराबर हो जाएगा म्यू के R। और आप जानते हैं R बराबर क्या होगा? mg। तो चाहो तो इसे लिख सकते हो म्यू के mg, F के बराबर। और अगर यहां से आप म्यू के का मान निकालना चाहें, म्यू के बराबर क्या होगा? तो ये F के अपॉन R होगा। म्यू के बराबर F के अपॉन R, ये गतिज घर्षण गुणांक का मान है। एक और चीज आती है बेटा, सीमांत घर्षण। देखिए, सीमांत घर्षण वास्तव में तो स्थैतिक घर्षण ही होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, गति नहीं होती, कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण। आप बल लगाते जाते गतिमान अवस्था में वो जस्ट आती है, मतलब एक कंडीशन ऐसी होगी जिससे वो स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में आएगी। अब वो जिस स्थिति में स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में आती है उसी को अपन बोलते हैं क्या? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग। इसके बाद जब वस्तु गतिमान हो जाती है तो वो चलती रहती है, तो इस अवस्था को अपन सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना। तो सीमांत घर्षण बल जो होता है ये एक तरह से देखा जाए तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण है, इससे ज्यादा स्थैतिक घर्षण नहीं हो सकता। अधिकतम स्थैतिक घर्षण को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। यूं कह सकते हैं कि इससे अधिक होने पर वस्तु गतिमान होगी और इससे कम होने पर वस्तु गतिमान नहीं होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों आज का, है ना। अगला है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, जैसे पहिया है, ये पहिया है। अगर ये पहिया किसी सतह पर चलता है, रोल करता है, तो ये उस सतह को दबाता है। अगर पहिया किसी सतह पर चलता है तो ये उस सतह को दबाता है। जब ये उस सतह को दबाता है तो कंटिन्यूअसली पहिए को कंटिन्यूअसली लगातार चढ़ाई पे चढ़ना होता है, और इस कंडीशन में गति के विपरीत दिशा में कार्यरत घर्षण बल को हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे अगर पहिया किसी सतह पर चलता है तो ये उस सतह को डिप्रेस यानी दबाता है। जब उसको दबाएगा तो पहिए को लगातार ऊंचाई पर चढ़ना होगा, पहिए को लगातार ऊंचाई पर चढ़ना होगा, और इस स्थिति में कार्यरत घर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण कहते हैं।
लोटनिक घर्षण, यानी कि उसे कंटिन्यूअसली उसे अपोज की अपोज का सामना करना पड़ेगा। ये है आपका लोटनिक घर्षण। और लोटनी गति वास्तव में देखा जाए तो घूर्णन गति और स्थानांतरण गति का एक संयोजन होती है। ठीक है, ये है। इसके बाद मेरा जो अगला टॉपिक है वो है घर्षण एक आवश्यक दोष। घर्षण एक आवश्यक दोष मतलब क्या है? मतलब ये है कि घर्षण आवश्यक भी है और एक दोष भी है ना। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं घर्षण की वजह से। क्या किसी चिकनी सतह पर चलना संभव है? नहीं चल पाएंगे। चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है तो आप उस पर स्लाइड नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो घर्षण जो है, घर्षण जरूरी भी है ना। और जैसे हम देखें माचिस जलाते हैं तो माचिस की तीली को आप स्पेशली रूप से, यानी जो बनी हुई एक रफ सतह होती है उससे रगड़ के जलाते हैं माचिस को। रासायनिक रूप से जो सतह बनी होती है उससे रगड़ कर हम उस माचिस की तीली को जलाते हैं, है ना। तो माचिस की तीली विशेष रूप से तैयार की गई रासायनिक सतह से ही जलती है और वो घर्षण के कारण ही जलती है। ठीक है। और घर्षण के कारण देखिए, अगर घर्षण बहुत ज्यादा हो तो मशीनें गर्म हो जाती हैं और गर्म होके उनकी टूट फूट, यानी कि गर्म होके टूटने का तो खर्चा रहता ही है ना, मशीनों का टूट सकती है, खराब हो सकती है ना। तो घर्षण एक आवश्यक दोष। आवश्यक दोष का मतलब घर्षण आवश्यक भी है, मतलब जरूरी भी है, घर्षण होना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होगा तो दिक्कत भी है। इसलिए यहां जो टर्म यूज की गई है वो यूज की गई है आवश्यक दोष। इसके बाद अगला बहुत अच्छा टॉपिक है अगला, ये पेपर में कई बार आता है, घर्षण को कम करने की विधियां। घर्षण को कम करने की विधियां। कैसे कैसे घर्षण आपका कम हो सकता है? सबसे पहला तरीका है स्नेहक द्वारा। स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तेल द्वारा। अगर दो सतहों के मध्य आपको घर्षण कम करना है तो उन दोनों सतहों के मध्य तेल डाल दीजिए। तेल डालने से होगा क्या? तेल डालने से ये होगा कि सर उन दोनों सतहों के मध्य जो गर्त और उभार होते हैं, यानी कि जो डिप्रेशन और जो कंप्रेशन होते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं। भाई सतह आपको देखने में बड़ी बड़ी आसान लग रही है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं ऊपर खावड़ उबड़ खावड़ हो। तो तेल डालने से वो क्या हो जाती है? एकदम सपाट, और एक सतह दूसरी सतह पर फिसलते हुए गति करती है। अब तेल की कैटेगरी भी डिसाइड होती है। अगर सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन में हल्का तेल डलता है, और अगर जैसे मोबिल ऑयल डलता है वो बड़ी मशीनों में डलता है, साइकिल की चेन वगैरह वगैरह में डलता है। और जहां से तेल बह जाता है उस जगह पे ग्रीस का उपयोग किया जाता है ना। तो ये स्नेह है। दूसरा पॉइंट है पॉलिशिंग द्वारा। पॉलिश द्वारा, पॉलिश द्वारा क्या होगा बताओ? जैसे अगर आपने कोई सतह बहुत ज्यादा रफ है, खराब हो रही है, उसको अगर आप चिकना बना दें, चिकना कैसे बनाएंगे? उससे पॉलिश कर दें। अगर आप उस सतह पर क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो वो सतह क्या हो जाएगी? आपकी चिकनी हो जाएगी। और जब सतह आपकी चिकनी हो जाएगी तो एक सतह दूसरी सतह पर फिसलते हुए गति करेगी। आप भी देखें, आपके घर दरवाजों पर, खिड़कियों पर पॉलिश की जाती है तो वो एकदम स्मूथ हो जाती है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है सबसे ज्यादा बढ़िया है, और वो है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग द्वारा क्या होता है सर, बता दूं आपको। बॉल बियरिंग में धातु की वृत्ताकार बलें होती हैं, जिनके मध्य धातु की छोटी छोटी बॉल को ऐसे छोटी छोटी बॉल को फंसाया जाता है। इसमें जो बाहर वाली सतह होती है और एक अंदर वाली सतह होती है। अंदर वाली सतह तो गतिमान होती है, बाहर वाली सतह आपकी क्या होती है? स्थिर होती है।
ये धातु की बॉल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें मुख्य रूप से गतिज घर्षण को या गतिक घर्षण को लोटरी घर्षण में परिवर्तित किया जाता है। देखा होगा आपने, साइकिल में इसको गोली बैली कहते हैं। तो इसमें एक घर्षण बल को दूसरे घर्षण बल में परिवर्तित किया जाता है, यानी गतिक घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित किया जाता है। यह है आपकी बॉल बियरिंग। ठीक है, ये बॉल बेयरिंग द्वारा हम घर्षण बल को क्या करते हैं, एक तरह से कम करते हैं। समझ गए बात को? ये तीन व्यवस्था है, ये घर्षण की व्यवस्था है, घर्षण को कम करने की ये विधियां हैं। ओके, ये है व्यवस्था। ठीक है, तो इतना पढ़िए, थ्योरेटिकल टॉपिक है आज का इसको इतना देखिए।